हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके MHI 09 के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से एक्सपेक्टेड हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इग्नू से MA इन हिस्ट्री कर रहे हैं तो ये आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसके अंदर हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर के रिपीटेड टॉपिक्स हैं और हो सकता है कि आगे भी वो आपके एग्ज़ाम में आएँ। जो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। इसके अंदर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में बताना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था वो एक इंडिया की हिस्ट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है, यानी कि महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इट वॉज अ कॉम्प्रिहेंसिव पीस ऑफ लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये था कॉम्प्रिहेंसिव पीस ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक व्यापक विधान कानून था। ठीक है। It aimed to address the growing demands for self-governance and autonomy in the Indian subcontinent। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है वहाँ पे स्वायत्ता और स्वराज्य की मांगों को पूरा करना, क्योंकि जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा जो है मांगे कर रहे थे कि स्वराज की मांग कर रहे थे लोग। तो इस तरह की मांगों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेकर आया था ताकि जो लोग हैं वो थोड़े से शांत हो जाएं। द एक्ट एम टू इंट्रोड्यूस अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये जो एक्ट है इसका एम था फेडरल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना विद अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑटोनमी। ठीक है, विद द फॉर द प्रोविंसेस वाइल मेंटेनिंग द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। यह अधिनियम संघीय सरकार प्रणाली को प्रस्तुत करने का उद्देश्य रखता था, जिसमें प्रांतों को अधिक स्वायत्ता के साथ ब्रिटिश क्राउन के समग्र नियंत्रण को बनाए रखने का प्रयास किया गया। उसके बाद हम बात करेंगे फेडरल स्ट्रक्चर की। ये जो एक्ट है इसके की फीचर्स के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है इसका फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि ये बात करता है संघीय संरचना की। फेडरल का मतलब ये होता है कि जो पावर्स हैं वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड हो जाती हैं। द एक्ट प्रपोज्ड अ सिस्टम। ये जो एक्ट था इसने एक ऐसा सिस्टम प्रपोज किया वेयर पावर वॉज डिवाइडेड बिटवीन a central government for all of India and provisional governments for smaller areas। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी किसके लिए? ऑल ऑफ इंडिया के लिए। पूरे इंडिया के लिए क्या होगी? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और जो छोटे छोटे एरियाज हैं वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होंगी। However, this idea didn't fully happen because it was complicated and some rulers of Indian states didn't agree। ये जो अधिनियम था यह एक ऐसी प्रणाली प्रस्तुत की जिसमें शक्ति केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच बांटी गई थी, लेकिन इस विचार को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया क्योंकि यह एक जटिल विचार था और कुछ भारतीय जो राजा थे उन्होंने, राज्य के जो शासक थे उन्होंने इसके लिए मना कर दिया, वो इससे सहमत नहीं थे। फिर दी गई इसके अंदर प्रोविंशियल ऑटोनमी। ऑटोनमी का मतलब होता है कि जो भी स्टेट्स थे उन्हें थोड़ी सी पावर्स दे दी गई। ठीक है, इट गेव मोर पावर टू प्रोविंसेस बाय लेटिंग देम हैव इलेक्टेड लीडर्स, कि वो अपने लीडर को वोटिंग के द्वारा इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट वुड आंसर टू द पीपल इन दोज प्रोविंसेस, और उन प्रोविंसेस के अंदर जो सरकार होगी वो लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स करेगी, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुलझाएगी। दिस वाज मेंट टू गिव इंडियंस मोर कंट्रोल ओवर लोकल मैटर्स। तो इसका मतलब ये था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसके अंदर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के अंदर हमें जो इंडियंस थे उन्हें उनके लोकल मैटर्स में ज़्यादा कंट्रोल दिया गया। इसे हिंदी में कहते हैं प्रांतीय स्वायत्ता। तो यह प्रावधान प्रांतों जैसे कि राज्य को अधिक सत्ता देने के लिए था, जिसमें उन्हें चुने गए नेताओं और सरकारों को उन प्रांतों की जनता के सामने जवाबदेही देनी थी। यह भारतीयों और स्थानीय मामलों पर अधिक नियंत्रण देने के लिए था। उसके बाद ये जो एक्ट है इसने डायरकी को इंट्रोड्यूस किया सेंटर के अंदर। ठीक है,
केंद्र में दुविधा। दुविधा का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसने एक प्रणाली स्थापित की जहां कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ब्रिटिश सरकार द्वारा सीधे लिए गए थे और अन्य निर्णय जो है वो किसके द्वारा लिए गए, भारतीय मंत्रियों के द्वारा लिए गए, जो राष्ट्रीय संसद जैसे कि जो हमारी संसद है उसके लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, तो डायरकी को आप लिखेंगे कि इसने इंट्रोड्यूस की केंद्र में द्विविधा। देन ये लेकर आए फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट का मतलब होता है संघीय न्यायालय। इसने प्रांतों और प्रांतों के बीच संघीय सरकार के बीच विवादों को हल करने के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की। ठीक है, कि अगर प्रांतों के बीच में कोई विवाद हो जाता है अपनी सरकार के साथ, नेशनल गवर्नमेंट के साथ, तो वो फेडरल कोर्ट में जाएंगे और वहाँ पर अपने विवादों को सुलझा लेंगे। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि इसने अलग मतदाता रखे, यानी कि इसने यह नियम जारी रखा कि अलग धर्म जैसे कि मुस्लिम, सिख और अन्य धार्मिक समूह अलग अलग मतदान करें, जो उस समय भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो आपका रिलीजन वाला मुद्दा होता है, धर्म वाला मुद्दा होता है, ये हमेशा से ही भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहा है। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर ही देख लो कि इसमें कैसे इन्होंने मुस्लिम, सिख और बाकी के वोटर्स को सेपरेट सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए थे। ओके, अब चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर आपको बात करनी है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हमारा भारतीय संविधान है वो कैसे बना, कौन कौन से उसके चरण थे, या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, यानी कि जब भारतीय संविधान बना तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रचना की गई। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1946। कब स्थापित की गई? 1946 में। टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था क्योंकि इंडिया जो है वो अब आज़ाद हो गया था। शुरुआत में इसमें 389 सदस्य थे जिन्हें प्रांतों सभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुना गया था और रियासतें थीं। सभा में भारत के विभिन्न पृष्ठभूमियों, विचारधाराओं और क्षेत्रों के नेता भी शामिल थे। ड्राफ्टिंग कमेटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। अब हम देखेंगे कि अलग अलग ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी और फिर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जो B.R. अम्बेडकर हैं वो इसके अध्यक्ष थे। इट वॉज टास्क्ड विद प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। पहले क्या बात की गई कि ये जो कमेटी है वो क्या करेगी, पहले एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मसौदा तैयार करेगी, एक ड्राफ्ट बेस्ड ऑन द डिस्कशंस। जो भी वहाँ पे असेंबली में जो भी डिस्कशंस होंगे, डेलिब्रेशंस होंगे, रिकमेंडेशंस होंगी, उन सबको इकट्ठा कर कर अलग अलग कमेटीज़ की देन वो एक रफली एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाएगा। द ड्राफ्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट इनपुट्स फ्रॉम लीगल एक्सपर्ट्स, स्कॉलर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। ओके, अब चलते हैं एडॉप्शन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने अडॉप्ट किया फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन November 26, 1949 को, आफ्टर नियरली 3 years ऑफ डेलिब्रेशंस। इट केम इनटू इफेक्ट ऑन January 26, 1950। जो हमारा संविधान है उसमें लगभग 3 वर्ष की बहसें लगी। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान का जो लास्ट ड्राफ्ट है वो किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे प्रभावी रूप से पूरे देश में लागू कर दिया गया था। भारत में जिसे आज हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं वो हमारा कौन सा दिन है कि उस दिन जो हमारा संविधान है वो इफेक्ट में आया था, बन के तैयार नहीं हुआ था, क्या था, इफेक्ट में आया था, जो देश के साम्राज्यिक लोकतांत्रिक गणराज्य में बदलाव का प्रतीक है। और इससे जो हमारा देश है वह लोकतांत्रिक बना और ये एक तरह से बदलाव का प्रतीक है। अब हम बात करेंगे फीचर्स की और प्रियम्बल की। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इज़ रिओन्ड फॉर इट्स इलेबरेट फ्रेमवर्क दैट इंक्लूड्स फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड अ फेडरल स्ट्रक्चर विद डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर्स एंड द स्टेट्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो हमारा भारतीय संविधान है, ठीक है, वो अभी भी उसको काफ़ी ज़्यादा क्या मिलता है बाहर के देशों में, या कह सकते हैं ना कि व्यापक उसका जो ढांचा है, ठीक है, वो अपने व्यापक ढांचे के लिए क्या है, फेमस है। कैसे? जो हमारा संविधान है उसके अंदर हमें एक तो मौलिक अधिकार यानी कि हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, देन दिए गए हैं उसके अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत।
ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत उसमें दिए गए हैं। जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वो एक तरह से जो हमारी सरकार है उसके लिए क्या होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं कि जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो उन सारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही अपनी नीतियाँ बनाएगी, ठीक है। देन फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जो हमारी शक्तियों का बंटवारा है वो केंद्र और राज्य के बीच में हो रखा है। उसके अलावा जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर व्यापक रूप से न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जैसे आदर्शों की बात की गई है, ठीक है। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। फिर जो संविधान है वो अपने अंदर संशोधन, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, संशोधन। तो जो हमारा संविधान है, अब एक बार संविधान बन गया, उस टाइम के अकॉर्डिंग बना, लेकिन धीरे धीरे जो दुनिया है वो बदल रही है, भारत बदल रहा है, तो संविधान में भी कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे कि कश्मीर का मुद्दा देख लो, ऐसे ही काफ़ी बार संविधान में हम संशोधन करते रहते हैं, अमेंडमेंट्स करते रहते हैं। तो संविधान के अंदर संशोधन करने की भी एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार आ गई और मुंह उठा के वो संविधान में कुछ ना कुछ संशोधन कर देगी, ऐसा हमेशा नहीं होता। उसकी एक पूरी की पूरी प्रोसेस है जो फॉलो करनी होती है। संशोधन भी किस तरह का है उसके हिसाब से अलग अलग प्रोसेस फॉलो होंगी। तो देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने अमेंडमेंट करने के लिए खुद ही अपने सर्कमस्टेंसेस बताता है। अमेंडमेंट्स कैन बी इनिशिएटेड, जो अमेंडमेंट है वो हमारे पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है, चाहे अपर हाउस हो चाहे लोअर हाउस हो, एंड रिक्वायर अ स्पेशल मेजॉरिटी। और अमेंडमेंट करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। सम अमेंडमेंट्स ऑल्सो रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स लेजिस्लेचर्स। सो एक बार हिंदी वाला पढ़ लेते हैं पॉइंट कि जो संविधान है वह अपने खुद के संशोधन के लिए व्यवस्था प्रदान करता है जिससे बदलती परिस्थितियों के अनुसार इसे संशोधित किया जा सकता है। संशोधनों की प्रारंभिक विधि संसद के दोनों सदनों द्वारा शुरू की जा सकती है और उनके पारित होने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। कुछ संशोधनों को राज्य विधानसभाओं के बहुमत के द्वारा की भी स्वीकृति चाहिए होती है। तो समझ में आ रहा है कि एक तो आप नॉर्मल स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए और कुछ ऐसे संशोधन है जिसके अंदर हमें राज्य की विधानसभाओं की बहुमत भी चाहिए होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी क्या लेगेसी है। तो जो भारतीय संविधान है उसने खुद तो अपने आप को बनाने के लिए अलग अलग देशों के संविधानों से प्रेरणा ली थी। साथ ही साथ जो भारत सरकार का अधिनियम 1935 जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है उससे प्रेरणा ली, महात्मा गांधी की टीचिंग से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, या इन सब से भारतीय संविधान ने इन्फ्लुएंस हुआ। वो इट कंटिन्यूज टू बी अ लिविंग डॉक्यूमेंट। और आज भी जो हमारा संविधान है वह एक जीवंत दस्तावेज है जो भारत की लोकतांत्रिक शासन और कानूनी ढांचे को आकार देने में मदद करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हम ये लाइन जो है लास्ट लाइन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस लाइन को आप अपने आंसर में ज़रूर लिख के आएंगे कि जो हमारा भारत का संविधान है वह एक जीवंत दस्तावेज है जो भारत की लोकतांत्रिक शासन और कानूनी ढांचे को आकार देने में मदद करता है। ओके, सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसके अंदर हम बात करेंगे स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। जो स्वदेशी मूवमेंट है वॉज अ पाइवोटल चैप्टर इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। जो स्वदेशी मूवमेंट है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इंडिया के इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में, characterized by its emphasis on self-reliance, economic boycotts of British goods and promotion of indigenous industries। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? सो स्टूडेंट्स, जो आपका स्वदेशी आंदोलन है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसने भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा, ब्रिटिश सामान जो है हम उसका बहिष्कार करें इसकी बात की, और स्वदेशी उद्योगों को लगाने की बात की। यह शताब्दी के शुरुआती दशक में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के प्रतीक रूप में उभरा और जल्दी ही जन समूहों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ मोबिलाइज करने का एक शक्तिशाली साधन बन गया। यानी कि जो जनता है वो किसके खिलाफ हो जाए? ब्रिटिश की कॉलोनियल पॉलिसीज़ के खिलाफ हो जाए। स्वदेशी आंदोलन का यही ऑब्जेक्टिव था। अब हम बात करेंगे कि जो स्वदेशी आंदोलन है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। सो द स्वदेशी मूवमेंट टुक रूट्स इन द वेक ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब बंगाल का पार्टीशन हुआ 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा,
विच वॉज सीन अ डेलिब्रेट स्ट्रेटजी, जो कि उसने जानबूझ के किया था बंगाल को रिलीजियस लाइन पे डिवाइड करने के लिए, ताकि जो लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं हैं वो टूट जाएं और लोग क्या करने लगे, रिलीजन के नाम पे लड़ने लगे। सो इसके प्रोटेस्ट में रविन्द्रनाथ टैगोर, औरोबिंदो घोष, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इन सब ने बॉयकॉट की बात की कि हम ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट करेंगे और इंडियन मेड प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे ताकि हम अपने नेशन की प्राइड को बढ़ा सकें। सो स्टूडेंट्स, इसके अंदर किसकी बात हो रही है कि जब लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया, जो कि उसने जानबूझ के किया था ताकि धार्मिक रूप से वो लोगों को बांट के उनके अंदर जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं उन्हें कमज़ोर कर सके। ठीक है, फिर इसके विरोध के बीच में रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जैसे नेता आए जिन्होंने इसका विरोध किया। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो स्वदेशी मूवमेंट है उसने कल्चर को रिवाइव किया, यानी कि जो इंडिया का ओल्ड कल्चर था, इंडिया के जो पुराने ट्रेडिशंस थे, उन सबको क्या किया, रिवाइव किया। यानी कि अलॉन्ग साइड इकोनॉमिक बॉयकॉट, एक तो आर्थिक रूप से बॉयकॉट किया ही किया, जो स्वदेशी मूवमेंट है उसने रिवाइव किया इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस को। दिस कल्चरल एस्पेक्ट इंक्लूडिंग प्रोमोटिंग इंडियन लैंग्वेजेस, भारत की भाषाओं को प्रमोट किया, भारत के लिटरेचर को, हैंडीक्राफ्ट को, इन सबको क्या किया, प्रमोट किया। तो सांस्कृतिक पुनर्जीवन, आर्थिक बहिष्कारों के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय सांस्कृतिक और परंपराओं के पुनर्जीवन को महत्व दिया। इस सांस्कृतिक पहलू में भारतीय भाषाओं, साहित्य, कला और हस्तशिल्प प्रोत्साहित किया गया। आंदोलन ने भारत की समृद्ध धरोहर को दोबारा से प्राप्त करने और उसे राष्ट्रीय गर्व और एकता के साधन के रूप में मनाने का प्रयास किया। अब हम बात करेंगे कि इसका ब्रिटिश पॉलिसीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। सो द स्वदेशी मूवमेंट पोज्ड अ सिग्निफिकेंट चैलेंज टू ब्रिटिश रूल। ठीक है, जो स्वदेशी मूवमेंट है उसने ब्रिटिश रूल को एक तरह से बहुत ही ज़्यादा चैलेंज किया। इट फोर्स कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, इसने जो अंग्रेज थे उन्हें फोर्स किया टू टेक नोटिस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, कि जो भारत के अंदर नेशनलिज्म की भावना जो पनप रही है वो उसको नोटिस करें, एंड इंक्रीज रिप्रेशन इंक्लूडिंग अरेस्ट ऑफ लीडर्स एंड बैन्स ऑन नेशनल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसने कॉलोनियल प्रशासन को भारतीय राष्ट्रवाद का ध्यान देने के लिए मजबूर किया और नेताओं की गिरफ्तारी और राष्ट्रीयतावादी गतिविधियों पर प्रतिबंध जैसे कठोर उपाय बढ़ाए। ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार थी वो क्या करेगी, अब सबको अरेस्ट करेगी बेफालतू में ताकि नेशनलिस्ट एक्टिविटी को वो रोक सके। द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड विद मेजर टू सप्रेस, उन्होंने क्या करा, उन्होंने विरोध को दबाने के लिए जो चीज़ें अपनाई वो नाराज़गी और संघर्ष की, उससे भावना बढ़ी लोगों के अंदर। अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट जो हम टॉपिक्स करेंगे ना वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स एक ही वीडियो में बताऊं। सो स्टूडेंट्स, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको आगे के पार्ट्स देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन के साथ आंसर आपको दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किए जाएंगे।